जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त होता ना देख और व्लादिमीर पुतिन का लगातार ताबड़तोड़ एक्शन को देखते हुए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए रूस पर नए बैन लगाने का कर दिया ऐलान। दोस्तों बताएंगे ट्रंप के द्वारा रशिया पर लगाए जाने वाले इस नए प्रतिबंध से उससे तेल खरीदने वाले देशों पर भी लग सकती है पाबंदियां। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इसके पीछे ट्रंप के वित्त मंत्री का है सबसे बड़ा हाथ। दोस्तों भारत पर प्रतिबंध लगाने के लिए वो यूरोप को उकसा रहा है। जी हाँ, भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर अभी हाल ही में दिए गए ट्रंप के द्वारा बयान से लग रहा था कि भारत के साथ रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन ट्रंप ने फिर एक बार ये ऐलान करके सबको चौंका दिया दोस्तों, जिसके बाद ट्रंप की हेगड़ी निकालने में व्लादिमीर पुतिन भी जुट गए। दोस्तों उनके चाणक्य कहे जाने वाले विदेश मंत्री लावरोव ने संभाला मोर्चा और भारत चीन दोस्ती यानी कि RIC पर कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। दोस्तों तो वहीं अपना भारत भी ट्रंप को देने वाला है तगड़ा बड़ा झटका। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत और इजराइल में होने वाला है मुक्त व्यापार समझौता। तो वहीं शिवपाल यादव ने कर दिया सबसे बड़ा दावा, कहा अमित शाह जी ने दिल्ली बुलाकर योगी सरकार में मंत्री बनाने का दिया ऑफर। तो वहीं इस प्रदेश में महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत देश का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि इस नए भारत को कोई झुका नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से रशिया पर नए प्रतिबंध लगाने की बहुत बड़ी धमकी दे दी है। ट्रंप ने रविवार को कह दिया कि वे रूस पर प्रतिबंधों के दूसरे चरण को लागू करने के लिए तैयार खड़े हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो यूक्रेन युद्ध को लेकर अब और कड़ा रुख अपना सकते हैं। उनका ये बयान रशिया की तरफ से यूक्रेन पर किए गए एक बड़े हवाई हमले के बाद सामने आया है। दोस्तों यूक्रेन पर लगातार हमला करने वाले रशिया के लिए परेशानी बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान इस बात की और इशारा करते हैं कि यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच वो मॉस्को या फिर रूस से कच्चा तेल आयात करने वाले खरीदारों पर भी प्रतिबंधों को और कड़ा करने के बेहद करीब आ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी कई बार यूक्रेन पर लगातार हमले जारी रखने के लिए रशिया पर और कड़े प्रतिबंध लगाने को लेकर धमकियां दे चुके हैं। हालांकि इस बीच बातचीत जारी रखने के चलते उन्होंने इस दौरान कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उनके इस ताजा बयान से यह स्पष्ट होता है, क्लियर होता है कि वो अब रशिया और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है कि वो इस फैसले को लागू करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं या प्रतिबंधों के दूसरे चरण में क्या क्या शामिल होगा, ये अभी तक डिटेल में जानकारी नहीं दी है। लेकिन बता दिया है कि अब वो नया प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं रशिया पर। लेकिन रशिया पर दोस्तों नया प्रतिबंध लगाया ट्रंप ने, तो आप मानकर चलिए तेल खरीदने वाले देशों पर भी लगेगी पाबंदियां, जिसमें अपना भारत भी शामिल है। अब देखना होगा कि प्रतिबंधों के दूसरे चरण में अमेरिका किन नए नए कदमों का ऐलान करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रविवार को कहा कि अगर वॉशिंगटन और यूरोपीय संघ उन देशों और द्वितीय प्रतिबंध लगाते हैं जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, तो मॉस्को की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकती है। NBC न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला वॉन डेर लेयन से लंबी बातचीत की है और रशिया पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। बेसेंट ने कहा कि अमेरिका दबाव बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें यूरोपीय देशों का साथ मिलना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा अब यह दौड़ है कि कितने दिन तक यूक्रेन की सेना टिक पाती है और कितने दिनों तक रूसी अर्थव्यवस्था। अगर अमेरिका और यूरोप मिलकर और सेकेंडरी टैरिफ लगा दे तो रशिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी और पुतिन बातचीत की मेज पर आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए यूरोपीय देशों को एक साथ आकर के प्रतिबंध लगाना होगा, ये कहना है दोस्तों अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का। दोस्तों इन्होंने कितनी बड़ी चाल चली आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका तो रशिया पर नया प्रतिबंध बढ़ाने वाला है, नया प्रतिबंध और लगाने वाला है, लेकिन दोस्तों अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय देशों से बिना भारत का नाम लिए इनडायरेक्टली इन यूरोपीय साझेदारों से रशिया से तेल खरीदने वालों पर भी भारी प्रतिबंध लगाने की अपील की है। हालांकि यूरोपीय साझेदार देश की प्रमुख उर्जुला भारत को लेकर बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं बढ़ाने वाली, क्योंकि अभी आपको याद होगा दोस्तों हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुद फोन किया था और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त
समाप्त करवाने में, शांति समझौता करवाने में बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन भूमिका निभा रहे हैं और बहुत अच्छी बातचीत चली दोस्तों उन दोनों के बीच। ऐसे में अमेरिका का उर्जुला को साधना, वो भी भारत के खिलाफ, कहीं से कहीं तक दोस्तों पॉसिबल होता नजर नहीं आ रहा। एक बार को रशिया के लिए दोस्तों अमेरिका उसे मना सकता है, लेकिन भारत को लेकर उर्जुला जरा भी हामी नहीं भरने वाली। रूस को लेकर वो इसलिए भी तैयार हो सकती है क्योंकि अभी हाल ही में आपको याद होगा कि उर्जुला के हेलीकॉप्टर की जीपीएस जामिंग की गई थी दोस्तों, जिस पर कि इसके गंभीर आरोप रशिया पर लगाए गए थे कि रशिया ने ऐसा करवाया है। तो हो सकता है कि उर्जुला कहीं ना कहीं ये प्रतिबंध के लिए अमेरिका का समर्थन कर दे दोस्तों। लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में जो सबको ये लगने लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के आगे झुके हैं और भारत के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, अब इन बयानों ने दोस्तों इस पूरे पिक्चर को, इस पूरे पर्सपेक्टिव को ही अचानक से बदल दिया कि दोगला अमेरिका कभी सुधरने वाला नहीं है। इस पर दोस्तों हम आपकी राय चाहते हैं, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो सामने लाइक का बटन है, जरूर दबा दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं और बेहतरीन बड़ी खबर की, जहां ट्रंप की हेकड़ी निकालने में जुटा रशिया, पुतिन के चाणक्य लावरोव ने संभाला मोर्चा, कह दिया भारत चीन और रशिया एक साथ आने के लिए रुझान में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रविवार को कहा कि रूस, भारत और चीन कई क्षेत्रों में अपने साझा हितों से अवगत है तथा आपसी साझेदारी विकसित करने का स्पष्ट रुझान है। लावरोव पिछले हफ्ते चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में तीनों देशों के नेताओं द्वारा प्रदर्शित सौहार्दपूर्ण माहौल का जिक्र कर रहे थे। एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक दूसरे से हाथ मिलाने की घटना ने वैश्विक सुर्खियां बटोरी थी। रूसी सरकारी टेलीविजन को दिए एक साक्षात्कार में लावरोव ने कहा, यह दर्शाता है कि 3 महान सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 महाशक्तियां कई क्षेत्रों में अपने साझा हितों के प्रति सजग हैं। ऐसे में लावरोव का यह बयान अमेरिका को काफी चौंका सकता है दोस्तों। इससे अमेरिका को लगेगा कि ये 3 महाशक्तियां एक साथ अगर आ गई तो अमेरिका के किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रंप को भी लावरोव का ये बयान विचार करने पर मजबूर कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां इधर अपना भारत और इजराइल मिलकर दोस्तों ट्रंप को देने वाले हैं तगड़ा झटका। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत और इजराइल में होने वाला है मुक्त व्यापार समझौता। बता दें, अमेरिका के साथ छिड़े टैरिफ विवाद के बीच भारत और इजराइल जल्द ही एक द्विपक्षीय निवेश संधि, बोले तो BIT बिट पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये समझौता इजराइल के वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच की भारत यात्रा के दौरान संभव है। वो 8 से 10 सितंबर तक 3 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भारत और इजराइल के आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत करना है। इसके साथ ही एक संभावित मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA की नींव भी इस दौरान रखी जा सकती है, जो दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग को नई दिशा देगा। अपने दौरे के दौरान स्मोट्रिच भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो मुंबई और गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का भी दौरा करेंगे दोस्तों। ऐसे में ये आगामी यात्रा भारत इजराइल के बढ़ते आर्थिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर बता दें, इतना ही नहीं, अमेरिकी नेता बोल्टन ने भी लगाई ट्रंप को फटकार, कहा भारत पर टैरिफ का फैसला पड़ेगा भारी, एक गलती से बर्बाद हो जाएगा अमेरिका। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की आक्रामक टैरिफ नीति पर करारा प्रहार किया। बोल्टन ने आरोप लगाया कि ट्रंप की आर्थिक नीतियों ने भारत अमेरिका संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया है और अनजाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रशिया और चीन के और करीब ला दिया। जॉन बोल्टन ने कहा कि व्हाइट हाउस की टैरिफ नीति विनाशकारी है। इसने पश्चिम के दशकों के प्रयासों को खत्म कर दिया है जो भारत को रशिया से दूर लाने और चीन के प्रभाव से बचाने के लिए किए गए थे। आज नतीजा यह है कि बीजिंग और मॉस्को दोनों नई दिल्ली के और करीब आ चुके हैं। अमेरिकी ने से बोल्टन ने ट्रंप को फटकारते हुए कहा कि भारत पर टैरिफ का फैसला भारी पड़ेगा और इस एक गलती से अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ, वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां नॉर्थ कोरिया में अमेरिका के सीक्रेट मिशन का हुआ सबसे बड़ा खुलासा, जिसने हर किसी को चौंका दिया। जासूसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाना चाहते थे ट्रंप, शुरू होते ही फेल हो गया उनका ये प्लान। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में एक अमेरिका की नेवी सील टीम ने 2019 में नॉर्थ कोरिया के तट पर एक खुफिया मिशन चलाया था। इस मिशन का मकसद नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन की कम्युनिकेशन व्यवस्था की जासूसी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाना था। यह मिशन असफल रहा और इसमें निहत्थे नॉर्थ कोरियाई लोग मारे गए,
जनवरी 2019 की एक सर्द रात को अमेरिकी नेवी सील की एक टीम चुपचाप एक पनडुब्बी से निकली और नॉर्थ कोरिया के एक चट्टानी तट की ओर बढ़ी। इस टीम में वही सैनिक थे जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा था। उनका लक्ष्य किम जोंग उन की जासूसी करना था ताकि अमेरिका को परमाणु बातचीत में मदद मिल सके। यह मिशन इतना खतरनाक था कि इसकी मंजूरी खुद तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने दी थी। हालांकि यह मिशन शुरू होते ही विफल हो गया। मिशन कैसे फेल हुआ आपको बता दें। सील टीम को लगा कि तट पर कोई नहीं है। वे गहरे पानी में नाइट विजन चश्मे पहनकर और गीले कपड़ों में पहुंचे, लेकिन तभी एक छोटी नॉर्थ कोरियाई नाव अंधेरे से निकली। नाव से टॉर्च की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। मिशन कमांडर से संपर्क संभव नहीं था और पकड़े जाने का खतरा था। सील टीम को लगा कि वे पकड़े गए हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत गोली चला दी। कुछ ही सेकंड में नाव पर सवार सभी 3 लोग मारे गए। सील टीम को बाद में पता चला कि ये लोग निहत्थे नागरिक थे जो सीपियां इकट्ठा करने निकले थे। इस घटना के बाद टीम ने डिवाइस लगाए बिना ही वापस समुद्र में जाकर अपनी पनडुब्बी से संपर्क किया और भाग निकले। अमेरिकी सेना का कोई भी जवान इस घटना में घायल नहीं हुआ, जी हाँ, लेकिन उनकी प्लानिंग पूरे तरीके से फेल हो गई। साथ ही साथ आपको बता दें, वहीं किम जोंग उन के खिलाफ अमेरिका ने बनाया बड़ा प्लान। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया करने वाले हैं संयुक्त युद्धाभ्यास। दोस्तों, अमेरिकी टैरिफ, यूक्रेन रशिया युद्ध जैसे हलचलों के बीच अब वैश्विक स्तर पर नया भूचाल खड़ा होने वाला है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के खिलाफ अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया एक साथ आने वाले हैं। तीनों देशों की सेनाएं 15 सितंबर से संयुक्त युद्धाभ्यास करेंगी। अभ्यास में उन्नत लड़ाकू विमान और मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे हथियार शामिल होंगे। इसे उत्तर कोरिया से ज्यादा रशिया के खिलाफ माना जा रहा है। हाल ही में रशिया के विदेश मंत्री ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग और विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। दोस्तों, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया 15 सितंबर से संयुक्त युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है कि उत्तर कोरिया के मुख्य शासक किम जोंग उन लगातार कोरियाई प्रायद्वीप में बार बार मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा जोंग की संभावित आक्रामकता जताई जा रही है। इससे निपटने के लिए तीनों देशों की सेनाएं मुकाबला करने की तैयारी करने में जुट चुकी हैं। अगली खबर की बात करते हैं, जहां वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ नेपाल का भी युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। दोस्तों, सागर माथा फ्रेंडशिप का काठमांडू में हुआ आगाज बता दें। नेपाली सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के बीच संयुक्त सेना अभ्यास सागर माथा फ्रेंडशिप का 5th एडिशन यानी 5वां संस्करण रविवार 7 सितंबर को काठमांडू में ही शुरू हुआ। नेपाल की सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक 10 दिवसीय संयुक्त सेना अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं के बीच आपदा प्रबंधन, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन और आतंकवाद निरोध सहित अन्य विषयों पर ज्ञान का आदान प्रदान किया जाएगा। ये संयुक्त सेना अभ्यास वर्ष 2017 से नेपाल और चीन में बारी बारी से आयोजित किया जा रहा है। बयान में ये भी कहा गया है कि नेपाली सेना विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ाने के मकसद से मित्र देशों के साथ इस तरह के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सेना अभ्यासों और पेशेवर अभियानों में हिस्सा लेती रही है। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 50 स्कूलों से सौर पैनल ही लेकर चले गए चोर। खुलासे के बाद मच गया हड़कंप। जी हां, पाकिस्तान के पंजाब में सरकारी स्कूलों से सौर पैनलों की बड़े पैमाने पर चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। हाल ही में एक ऑडिट रिपोर्ट में इसकी जानकारी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 और 2023 के बीच चोरों ने केवल राजनपुर में 50 स्कूलों को निशाना बनाया और सौर पैनल चुरा ले गए। पंजाब लोक लेखा समिति यानी PAC ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस को गहन जांच के निर्देश दिए। हालांकि दोस्तों, इस देश से इस प्रकार की खबरें आना कोई बहुत बड़ी आकस्मिक वाली बात नहीं है, चौंकने वाली बात नहीं है। जिस प्रकार से हालत कर रखी है पाकिस्तान के जनता की इन हुक्मरानों ने, शहबाज ने और मुनीर ने, ऐसे में पाकिस्तान से ऐसी खबरें आना तो लाजमी है। आपकी क्या है इस पर राय दोस्तों, अवश्य लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ बता दें, यूक्रेन ने रशिया के ज़ापोरोज़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर किया बड़ा ड्रोन अटैक। जी हाँ, रशिया यूक्रेन के बीच जंग थमने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर भीषण हमला कर रहे हैं। इस बीच रशिया ने रविवार को दावा किया कि उसने कई यूक्रेनी ड्रोन तबाह कर दिए हैं। वहीं यूक्रेनी सेना ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में रशिया के नियंत्रण वाले ज़ापोरोज़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी NPP पर हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस की वायु रक्षा प्रणालियों ने रविवार तड़के कुल 69 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। इनमें 21 ड्रोन काजनोडार, 13 वोरोनिश और 10 बेलगोर रोड क्षेत्रों में थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा था कि पिछले दिन यूक्रेन ने अपने विशेष सैन्य अभियान क्षेत्र में लगभग 1340 सैनिक खो दिए। काला सागर बेड़े ने यूक्रेनी सशस्त्र बलों की एक ड्रोन संचालित स्पीड बोट नष्ट किया। इसके अलावा रूसी वायु रक्षा बलों ने यूक्रेन के हवाई बम और ड्रोन को मार गिराया। रूसी सेना ने कई यूक्रेनी हथियार और आपूर्ति डिपो पर भी हमला किया। दोस्तों, वहीं आपको बता दें,
चाइना ने 21 प्याले विमान और 6 नौसैनिक जहाजों को सीमा में घुसाया। दोस्तों, ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने किया सबसे बड़ा दावा, बताया कैसे पड़ोसी मुल्क पर ड्रैगन ने डाल रखी है बुरी नजर। चीन भले ही दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार होता हो, लेकिन उसके अपने ज्यादातर पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। इसके पीछे की वजह है उसकी विस्तारवादी नीति। अब चीन इन दिनों अपने एक नए पड़ोसी को निशाना पर लिए हुए है। ताइवान चीन का वो पड़ोसी देश है जो इन दिनों चीन की हरकतों से परेशान हो चुका है। आए दिन चीनी विमान या फिर पानी के जहाज ताइवान की सीमा रेखा में घुस जाते हैं और अतिक्रमण करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ताइवान ने इन सब पर चुप्पी भी नहीं साध रखी है। वो चीन के इन दुस्साहसों के बारे में मीडिया को बताता रहता है। ताजा मामला रविवार की है दोस्तों, जहां रात के समय में चीन ने अपने 21 पीएलए विमान और 6 नौसैनिक जहाजों को ताइवान की सीमा रेखा के उल्लंघन करने में आगे बढ़ाया और उसके क्षेत्र में घुसपैठ की। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय यानी MND ने रविवार को अपनी सीमा के आसपास चीनी विमानों और पानी के जहाजों की उपस्थिति दर्ज की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर की गई एक पोस्ट में पूरी जानकारी साझा करते हुए ये बातें कही। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन के मंत्री ने भारत का जिक्र करके क्यों कहा ऐसा कि हम चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा छात्र हिंदी सीखे। बता दें, दुनिया में हिंदी का क्रेज इस कदर बढ़ रहा है कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक हिंदी सीखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी बीच रशिया के उच्च शिक्षा उपमंत्री कॉन्स्टेंटिन मोगिलेवस्की ने भी हिंदी सीखने और उस पर रिसर्च करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा छात्र हिंदी सीखें। दोस्तों, रूसी न्यूज एजेंसी तास को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में लोग अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मोगिलेवस्की ने हिंदी सीखने वाले रूसी छात्रों की बढ़ती संख्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज हिंदी सीखने के इच्छुक युवाओं के पास पहले की तुलना में ज्यादा अवसर है। वाकई में दोस्तों, भारत के लिए बड़ा ही ये प्राउड का मोमेंट है। दोस्तों, इस खबर के लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट में मेरा भारत महान जरूर कहिएगा। तो वहीं आपको बता दें, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने दिया इस्तीफा। पार्टी में फूट की आशंकाओं के बीच लिया बड़ा फैसला। बता दें, शिगेरू इशिबा ने जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, इशिबा ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी बोले तो LDP में फूट से बचने के लिए कदम उठाया है। जापानी मीडिया NHK ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल इशिबा की गठबंधन सरकार जुलाई में हुए ऊपरी सदन यानी हाउस ऑफ काउंसिलर्स में के चुनाव में हार गई थी। इसीलिए इशिबा ने हाल ही में माफी मांगी थी और कहा था कि वो इस्तीफे पर विचार करेंगे। गौरतलब है कि चुनावी हार के बाद LDP में इशिबा को हटाओ आंदोलन जोर पकड़ गया था। इसके बाद पार्टी के कुछ नेताओं और सांसदों ने उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बाद उसे पार्टी के भीतर विरोध और तेज हो गया था। साथ ही साथ आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ही डबल स्टैंडर्ड। भारत पर निशाना साधने के बाद अब खुद जिनपिंग से मुलाकात करने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग यानी APEC शिखर सम्मेलन के लिए अक्टूबर में गुपचुप तरीके से साउथ कोरिया की यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं। अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में ग्योंगजू में होने वाले इस शिखर सम्मेलन में ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक को लेकर गंभीर चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्लान तय नहीं हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि यह घटना ऐसे समय में घटी है जब एक सप्ताह पहले ही प्रमुख अमेरिकी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए निशाना साधा था। वहीं इस यात्रा का एक और संभावित परिणाम नॉर्थ कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ एक नई मुलाकात हो सकती है। हालांकि किम जोंग APEC शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे या नहीं ये अभी तय नहीं है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग ने पिछले हफ्ते एक ट्रंप के साथ एक मुलाकात के दौरान APEC का न्योता दिया था और सुझाव दिया था कि यह किम के साथ बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भी काम कर सकता है। वहीं दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने रविवार को बहुत बड़ा दावा किया, चौंकाने वाला दावा किया। शिवपाल यादव ने कहा कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने और योगी कैबिनेट में मंत्री बनने का ऑफर दिया गया था। ये ऑफर भी बीजेपी के किसी प्रदेश स्तरीय नेता ने नहीं, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार में नंबर 2 कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। अमित शाह ने शिवपाल को दिल्ली भी बुलाया। शिवपाल यादव ने कहा कि वो कई सालों तक उनके संपर्क में रहे और बीजेपी को काफी अंदर से जाना, तो पता चला कि उनकी नीयत में खोट है। दरअसल अखिलेश यादव से अनबन के बाद शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बना ली थी। कई साल तक अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे रहे। इसी दौरान वो बीजेपी के संपर्क में रहे। यूपी विधानसभा में भी शिवपाल कह चुके हैं कि वो लंबे समय तक बीजेपी के संपर्क में रहे हैं। रविवार को भारत समाचार के पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी में किसके संपर्क में रहे, इस पर शिवपाल ने बिना लाग लपेट कहा कि नंबर 2 के संपर्क में रहा। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने दिल्ली भी बुलाया था, लेकिन मैं गया नहीं। उन्होंने भाजपा में शामिल होने और मंत्री बनने का ऑफर दिया था। मैं पहले से ही कई बार मंत्री
रह चुका था, ऐसे में इस ऑफर का कोई मतलब नहीं था। ऐसे में दोस्तों इन नेताओं की गलती तो यहीं पर पकड़नी चाहिए कि जब आपके सामने ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप उसी समय क्यों नहीं आवाज उठाते और बाद में अपनी इच्छानुसार बयान देते हैं। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। शिवपाल यादव को लेकर तो वहीं बता दें, बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो चुकी है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इस मामले पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। संबित पात्रा ने कल एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी को घुसपैठिया को बचाने वाला नेता करार दिया। संबित पात्रा ने इस दौरान झारखंड के मंत्री और कांग्रेसी नेता इरफान अंसारी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग द्वारा जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR हो रहा है उसे लेकर विपक्ष में काफी झुंझलाहट है। झारखंड में वरिष्ठ मंत्री इरफान अंसारी कहते हैं कि जो घुसपैठियों की बात करेगा उस भाजपा की झारखंड में हम कब्र खोद देंगे। जो देश को बचाने की कोशिश करेगा, जो देश की सुरक्षा की बात करेगा उसे कब्र में दफना दिया जाएगा और महिमा मंडन उनका होगा जो ये कहेंगे कि बांग्लादेशियों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। दोस्तों संबित पात्रा ने आगे कहा कि राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा नहीं बल्कि घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। ये चाहते हैं कि देश में घुसपैठिया बाहर ना निकले। ऐसे में संबित पात्रा के इस बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का विपक्षी सांसदों के लिए रात्रि भोज रद्द कर दिया गया है। विपक्षी सांसदों के लिए अब सोमवार को मॉक पोलिंग अभ्यास हो रहा है। जी हां, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 8 सितंबर की रात विपक्षी सांसदों के लिए प्रस्तावित डिनर अचानक रद्द कर दिया गया और अब चुनाव से एक दिन पहले सोमवार को सांसदों के लिए मॉक पोलिंग अभ्यास कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मॉक पोलिंग के अभ्यास का निर्णय सांसदों को मतदान प्रक्रिया से बेहतर ढंग से अवगत कराने और विपक्षी एकजुटता दिखाने के उद्देश्य से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को मतदान होगा, जिसमें इंडिया ब्लॉक की ओर से पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बीच सीधा मुकाबला है। क्या लगता है दोस्तों आपको कौन मारेगा बाजी? तो वहीं आपको बता दें, बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का सबसे बड़ा तोहफा प्रदेश की महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को कल बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने महिलाओं के रोजगार से जुड़ी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करते हुए ग्रामीण विकास विभाग के पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने जागरूकता अभियान से जुड़ी गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास के संकल्प सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, कई अन्य मंत्री और शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। बिहार सरकार की इस नई पहल के तहत महिलाएं अब इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। आवेदन करने पर महिलाओं को पहले चरण में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके बाद रोजगार की प्रगति और जांच के आधार पर 6 महीने बाद अतिरिक्त 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार का दावा है कि ये योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। वहीं दोस्तों यदि भी की सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।